अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे। इसमें हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पे एक थ्योरम या एक एग्जांपल प्रूव करेंगे। लेकिन उस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पे एग्जांपल को प्रूव करने से पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या है। तो पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, हमने यहाँ पे इसमें पहले एंगल को डिफाइन करते हैं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल का क्या रिलेशन है। लेट वी बी आर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। वी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है और एक्स वाई वी से ही दो वेक्टर्स हमने लिए हैं। देन द क्वांटिटी थीटा डिफाइंड बाय, अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई डिवाइडेड बाय नॉर्म्ड ऑफ एक्स नॉर्म्ड ऑफ वाई। यहाँ पे थीटा जो है इसकी रेंज कितनी है, 0 से पाई के दरमियान। तो ये हमने एक्स वाई के दरमियान थीटा का एंगल का रिलेशन डिफाइन किया है। इस कॉल्ड द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इस एंगल के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये एंगल कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। एंगल हमेशा लेस दैन इक्वल टू 1 रहता है। ये हम देख लेते हैं कैसे। हमने यहाँ पे देखा कि जो राइट हैंड साइड है, मींस ये जो एंगल है कैन नॉट एक्सीड 1 एंड सो इक्वेशन 1 एक्चुअली डिफाइंस, तो ये 1 से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ थी हमारे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई। इस इनर प्रोडक्ट का हमने मोड लिया और ये वाला मोड जो है हम पहले फंक्शनल एनालिसिस में ऑर्थोगोनल सिस्टम और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पढ़ने से पहले हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव की थी बाय कॉशीस कॉज इनइक्वालिटी। उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि इनर प्रोडक्ट का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म्ड ऑफ एक्स एंड नॉर्म्ड ऑफ वाई। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उस पर पूरा प्रूफ उसको डिटेल से समझा दूंगी। तो यहाँ पे ये मोड जो है वो लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ एक्स एंड नॉर्म्ड ऑफ वाई है। डिनोमिनेटर में भी ये चीज़ थी तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 1। तो इससे हमें ये पता चला कि कोस थीटा जो है हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो फिर ये बात हम कह सकते हैं कि एंगल कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करता। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल का, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसा होता है। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है। फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, टू वेक्टर्स एक्स वाई इन वी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। जैसे कि पहले भी हमने एंगल प्रूव करने के लिए भी एक्स वाई जो थे वी में से लिए थे वेक्टर्स, तो यहाँ पे भी हमने कह दिया कि जो दो वेक्टर्स एक्स वाई हम वी में से ले रहे हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है इस पूरी डेफिनेशन में कि कोई से भी दो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पे 90 के एंगल बना रहे होंगे अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो वो देन राइट एक्स परपेंडिकुलर वाई। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या है। पहले हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ा, अब ऑर्थोगोनल सिस्टम से नेक्स्ट स्टेप है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में क्या फ़र्क है ऑर्थोगोनल में और ऑर्थोनॉर्मल में, कि ऑर्थोगोनल में हमने जस्ट 2 वेक्टर्स लिए थे एक्स एंड वाई, वो भी हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस वी से ही लिए थे। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में हम एक पूरी कलेक्शन लेते हैं, सेट लेते हैं एक्स अल्फ़ा, हम ये भी वेक्टर्स की एक कलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स अल्फ़ा हमने लिया है इन्फिनेट के लिए। जब हमने फाइनाइट कलेक्शन को शो करना हो तो हम आई जे के एल एम एन वगैरह इंडिसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने इनफिनेट कलेक्शन को डिनोट करना हो तो हम अल्फ़ा बीटा गैमा वाली टर्म्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इन्फिनेट कलेक्शन को जस्ट एक कलेक्शन शो करनी थी सेट की, एक्स अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा इज सेड टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब ये वाली जो कलेक्शन है, वेक्टर्स की कलेक्शन है, ये क्या कहलाएगी, ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगी अगर इस पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। पहले नंबर पे इसकी इनर प्रोडक्ट एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा की इनर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डेल्टा अल्फ़ा बीटा के। ये यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा ही है जो कि हम टेंसर में पढ़ते रहे। क्रॉनिकल डेल्टा एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, ओमेगा से। ये दोनों कलेक्शंस एक्स अल्फ़ा भी और एक्स बीटा भी हमने इसी सेट में से लिए हैं और ये डेल्टा अल्फ़ा बीटा के बराबर होंगे। और डेल्टा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 0 होगी। मीन्स इस इनर प्रोडक्ट के दो ही पॉसिबल आंसर है हमारे पास, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। किस तरह, अगर तो ये अल्फ़ा बीटा इक्वल है तो 1 आ जाएगा, अगर ये अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यहीं पर सेटिस्फाई होगी कि अगर अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू बीटा तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन 1 किस सूरत में आएगा, उसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है जी। एक केस तो हमने ये देखा कि अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू बीटा हो तो इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी। और दूसरा केस हम देखते हैं कि जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाए तो अब क्या होगा जी, एक्स अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स बीटा इज इक्वल टू डेल्टा
अल्फ़ा बीटा के बराबर हमने इसको लिखा है, तो जब ये अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं तो बीटा की जगह पे भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो एक्स अल्फ़ा और एक्स अल्फ़ा की इनर प्रोडक्ट इसके बराबर है डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो ये चीज़ इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है सेल्फ नॉर्म्ड प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ से एक्स अल्फ़ा नॉर्म्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये एक्स अल्फ़ा हमारे पास क्या चीज़ आ गई 1, मीन्स जब ये नॉट इक्वल टू है तो ये 0 और जब ये इक्वल टू है तो इनर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा नॉर्म की इक्वल टू नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाली कि जो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हमारे पास रिजल्ट क्या निकला है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के लिए कि जब भी किसी भी सिस्टम को किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करना है तो हमने सिर्फ 2 बातें प्रूव करनी है। एक तो इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होनी चाहिए, सेकेंडली नॉर्म कितनी होनी चाहिए 1। ऑर्थोगोनल में सिर्फ हम इनर प्रोडक्ट को 0 प्रूव करते हैं और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती है कि उसकी नॉर्म्ड प्रोडक्ट जो है नॉर्म्ड क्या है उसकी हमेशा 1 होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा इनमें फ़र्क है। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। हम एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। इसमें हमने क्या किया जी कंसीडर द सेट, यहाँ पे भी हमने क्या है लिया है सेट लिया है सीक्वेंस का, और जो इनर यहाँ पे सी नोड जो है वो ऐसे सीक्वेंस हैं जो 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं। सी एन भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सेट है, सी एस एन भी। यहाँ पे हमने एक एस सेट ले लिया है जिसमें 3 तरह के हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, जिसमें 3 तरह के वेक्टर्स हमने लिए हैं एस एन ऑफ टी, सी नोड ऑफ टी मीन 0, सी एन ऑफ टी। एन की वैल्यू कितनी है 1 2 सो ऑन इन्फिनिट तक चल रही है। पीछे भी मैंने ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में आपको फाइनाइट और इन्फिनिट कलेक्शन का कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ये इन्फिनिट, यानी कि उसने एन को 1 2 सो ऑन कर दिया, हमें नहीं पता इसकी लास्ट लिमिट क्या है। अब इन तीनों को वो डिफाइन कर रहा है एस एन को, सी नोड को और सी एन को, कि इनकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास। ये हमारे पास एस एन की वैल्यू है, ये हमारे पास सी नोड की वैल्यू है, ये हमारे पास सी एन की वैल्यू है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस सेट को ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करना है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि हमने ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करने के लिए क्या काम करना है, सिर्फ 2 बातें प्रूव करनी है। एक तो इसकी इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, सेकेंडली इसकी नॉर्म जो है 1 होनी चाहिए। तो इस सेट को भी ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करने के लिए हम सिर्फ ये 2 काम ही करेंगे। मजीद इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल बता रहा है कि इन द रियल स्पेस, ये जो सेट है ये किसमें है रियल स्पेस सी में 0 से 2 पाई, यानी कि इसकी रेंज कितनी है 0 से 2 पाई जो हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय। तो यहाँ पे एक्स वाई की जो इनर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन ये दे रहा है। इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इनकी ये इनर प्रोडक्ट प्रूव करेंगे और हम इसकी नॉर्म प्रूव करेंगे। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये सेट एस क्या है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ये था हमारे पास क्वेश्चन पूरा, इसकी क्वेश्चन की डिटेल। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिस सॉल्यूशन में सबसे पहला हम केस लेते हैं वी हैव टू प्रूव डैट एस एन और सी एम की इनर प्रोडक्ट क्या है 0। पहली चीज़ हमने ये प्रूव करनी है, क्योंकि जो ऊपर क्वेश्चन देखे क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी गई हैं एस एन सी नोड सी एन, इन तीनों को ही हमने एक दूसरे के साथ इनकी इनर प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। तो पहले 2 चीज़ें हमने ले ली एस एन और सी एम, इनकी इनर प्रोडक्ट को 0 प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे एन और एम हमारे पास 2 इंडिसेस हैं, जिस तरह अल्फा और बीटा थे। तो अल्फा बीटा के लिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट भी। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम 2 केसेस प्रूव करेंगे कि अगर m और n यहाँ पे नॉट इक्वल हो तो क्या सा केस बनेगा। तो एस एन और सी एम की जो डेफिनेशन हमें इनर प्रोडक्ट की दी गई है उसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एस एन की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी और सी एम की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं उसमें देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट पाई, दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, वो मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ओवर पाई रह गया, यानी कि उसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से। मजीद यहाँ पे हमारे पास साइन एन टी और कोस एन टी बच रहा था, इसको हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ये हमने खुद से किया है, 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने इस चीज़ का फार्मूला कंप्लीट कर लेना था। ये मैंने नीचे लिख दिया है जो हमने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर का बेसिक फार्मूला 2 साइन अल्फा कोस बीटा किसके बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला हमने कंप्लीट करना था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह हमारे पास क्या था एन और एम, यानी कि एन प्लस एम प्लस साइन एन माइनस एम। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस कोस। इसको मज़ीद डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है। और साइन की इंटीग्रेशन यहाँ पे भी माइनस कोस, और जो इंटीग्रेशन में जो चीज़ हमारे पास आगे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 2 पाई इनकी लिमिट्स पुट की, तो यहाँ पे भी ये 2 पाई और 2 पाई लिमिट पुट करेंगे तो 4 पाई। तो 4 पाई पे भी कोस क्या होता है 0 डिग्री, और 0 पे भी कोस 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो प्लस माइनस 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली पूरी
पूरी टर्म हमारे पास क्या बन गई, ज़ीरो। यानी कि जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी एस एन और सी एम की इनर प्रोडक्ट प्रूव करना, वो किसके बराबर आ गई है, ज़ीरो के। अब हम इसका सेकंड केस स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सेकंड केस क्या है कि फॉर m इज इक्वल टू n। पहले हमने फर्स्ट केस क्या लिया था कि m नॉट इक्वल टू n। अब सेकंड केस लेते हैं m इज इक्वल टू n, जिस तरह हमने अल्फा इज इक्वल टू बीटा डेफिनेशन में देखा था। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एस एन और सी एन प्रूव करते हैं। बिल्कुल वही काम दोबारा किया, एस एन की सारी डेफिनेशन पुट कर दी है, वैल्यू पुट कर दी है, सी एन की सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से देखें 1/√पाई और 1/√पाई, दो दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, 1/पाई। फिर से दोबारा वही काम किया, इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है sin 2nt, यानी कि sin 2 थीटा वाला फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले की इंटीग्रेशन कर लिया हमने। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, मजीद इसका एंगल डिवाइड हो गया, 0 से 2 पाई लिमिट्स पुट की, तो यहाँ पे भी लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सेकंड केस में भी जब m इज इक्वल टू n है तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, एस एन सी एन इक्वल टू 0। हमने दो का इनर प्रोडक्ट 0 प्रूव कर लिया, यानी कि s और सी एन का हमने इनर प्रोडक्ट को हमने 0 प्रूव किया। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं अब एस एन की सी नोड के साथ इनर प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे भी अब हमने देखा n और 0, ये तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे m नहीं है। अगर m होता तो फिर हम दो केस बनाते, लेकिन ये तो है ही 0, ये तो फिक्स है ये तो इसको हमें दो केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एस एन की वैल्यू पुट की और सी नोड की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से 1/√पाई जो है दोनों में कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, वो 1/पाई रह गया, और ये √2 एज इट इज़, 0 से 2 पाई साइन एन टी डी टी। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये वाली चीज़ तो हमारे पास ऐसी थी, जब हमने साइन की इंटीग्रेशन की तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एन टी, और फर्दर एंगल जो डिवाइड हो गया 0 से 2 पाई इसकी लिमिट्स। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं तो ये 2 पाई पे कोस, यहाँ पे भी 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसकी कोस 2 पाई पे मीन्स वो 0 डिग्री पे जाता है, और कोस 0 डिग्री पे 1, और कोस यहाँ पे भी 0 डिग्री पे 1, तो -1 + 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये वाली चीज़, इसका भी इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, 0 के। अब दो चीज़ों को हमने एस एन को सी एन के साथ भी और सी नोड के साथ भी, दोनों के साथ चेक कर लिया। अब हम सी नोड और सी एन को चेक कर लेते हैं। थर्ड केस ये देखा जी, सी नोड और सी एन की इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं। ये भी हमने 0 के इक्वल प्रूव करनी है, तो इसमें भी सी नोड की वैल्यू पुट की, सी एन की वैल्यू पुट की। ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये डेफिनेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से इन दोनों को भी बाहर निकाल लिया, पाई के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और √2 एज इट इज़ रह जाएगा। 0 से 2 पाई कोस एन टी, और कोस एन टी की इंटीग्रेशन साइन एन टी ओवर एन, तो 0 से 2 पाई इसकी लिमिट्स। तो दोबारा यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी, और लिमिट्स पुट करने के बाद हम देखेंगे तो साइन तो हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, वो 2 पाई पे हो, वो 0 पे हो, वो 0 ही होता है। तो ये पूरे वाली टर्म जो है हमारे पास 0 हो गई। तो हमने देख लिया कि हमने तीनों फंक्शंस जो हमें क्वेश्चन में वेक्टर्स गिवन थे, उन तीनों की इनर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ हमने 0 प्रूव कर लिया। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया, मींस इनर प्रोडक्ट हमने 0 प्रूव कर ली है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करनी है कि इन सब की नॉर्म भी इक्वल टू 1 हो, क्योंकि हमने इससे प्रूव क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब हम नॉर्म प्रूव करने के लिए फर्स्ट वाली फंक्शन को देखते हैं कि एस एन ऑफ टी जो हमारे पास गिवन था, इसकी नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन ऑफ टी। क्योंकि हमने इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पे 2 दफ़ा आ रही थी टर्म लिखनी होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नॉर्म्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे फिर एस एन ऑफ टी और एस एन ऑफ टी की जो डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट की उसने क्वेश्चन में दी है, उसी की तरह हमने इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। हमने कुछ भी मुश्किल काम नहीं यहाँ पे किया। 0 से 2 पाई एस एन की वैल्यू पुट कर दी, फिर एस एन की वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ सिंपल 1/पाई बन गया, और ये बाकी की चीज़ साइन स्क्वायर एन टी। अगर हम इसको सोल्व करें तो बहुत लंबा सा इसका प्रोसेस बनता है, जो कि हम सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ये बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है, मैं ये सॉल्व नहीं कर रही। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है पाई, तो पाई और पाई को कैंसिल करें तो ये आंसर क्या बन जाता है, 1। यानी कि हमने इसकी नॉर्म को प्रूव कर लिया, ये किसके बराबर आ रही है, 1। तो अगर हम 1 का स्क्वायर रूट भी ले लें दोनों तरफ, तो ये 1 के स्क्वायर रूट से भी 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी नॉर्म क्या आ गई हमारे पास, 1।
अब इसी तरह नेक्स्ट हम सी नोड ऑफ टी का नॉर्म को 1 प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तीनों की नॉर्म को 1 प्रूव करना है। तो दोबारा वही काम किया, सी नोड ऑफ टी और सी नोड ऑफ टी इनर प्रोडक्ट में लिख दिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसकी वैल्यू थी 1/√2 सिंपल, इसकी वैल्यू इतनी ही थी, तो 2 दफ़ा होने की वजह से ये स्क्वायर आ गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना रह गया 1/2 तो मजीद इंटीग्रेशन में कौन सी टर्म बच गई है, जस्ट डी टी, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टी, 0 से 2 इसकी लिमिट। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दी, तो ये 2 से कैंसिल, तो आंसर फिर कितना रह गया हमारे पास 1, यानी कि इसकी भी नॉर्म कितनी आ गई है 1। थर्ड वाली जो चीज़ है उसको देखते हैं, सी एन टी की नॉर्म प्रूव करनी है। तो ये भी इसको भी इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, इनकी वैल्यूज पुट करी, तो इसकी वैल्यू भी 2 टाइम होने की वजह से स्क्वायर बन गया दोनों का, तो इसका भी स्क्वायर कैंसिल 1/π। और ये वाली चीज़ कोस एन स्क्वायर एन टी का हमने सोल्व करें, इसकी इंटीग्रेशन भी लें तो साइन एन स्क्वायर टी की तरह इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगी पाई। तो इन दोनों को कैंसिल कर लिया, तो ये हमारे पास 1 रह गया, यानी कि इसकी नॉर्म भी कितनी आ गई 1। हमने दोनों कंडीशंस प्रूव कर लिए हैं, इनर प्रोडक्ट भी सबकी 0 चेक कर लिया है, सबकी नॉर्म भी 1 प्रूव कर लिया है। तो बेसिकली यही 2 कंडीशंस थी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के लिए। तो ये हमारे पास सेट एस जो था, हमने इन 3 चीज़ों पे, इन 3 वेक्टर्स पे लिया हुआ था फंक्शंस पे, तो ये फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आपको यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।